बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर नंबर 12 का लास्ट आर्टिकल जो है उसको स्टडी करना। जैसे कि आपको इल्म होगा कि हमने लास्ट टाइम कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर का प्रोसेस जो है उसको देखा था। जब कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है तो एक्चुअली कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, उसके ऊपर चार्ज 1/1 टाइम के हिसाब से जा रहा है। मैंने उसमें एक लाइन बोली थी कि कैपेसिटर एकदम चार्ज नहीं हो जाता, इट टेक्स सम टाइम। तो टाइम के हिसाब से चार्जेस मूव करते हैं, पहला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह वक्तन फ़वक्तन वो चार्जेस जो हैं उस कैपेसिटर के ऊपर जाकर स्टोर होते रहते हैं। फिर एक वक्त आता है कि कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है, उसके बाद मज़ीद चार्जेस मूव नहीं करते। तो आज हमने अपने इस आर्टिकल के अंदर इन्हीं चीज़ों को जो है ऑब्ज़र्व करना। आर्टिकल का नेम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड discharging of capacitor। Whenever capacitor is going to charge, जब कैपेसिटर चार्ज होने जा रहा होता है तो उसमें जो वायर बैटरी से कैपेसिटर तक जाती है, हम उस वायर के रेजिस्टेंस को भी काउंट करते हैं, या फिर हम खुद से भी एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर की चार्जिंग के रास्ते में लगा लेते हैं। इसे आमतौर पर सेफ्टी रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है कि कैपेसिटर डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट ना हो बल्कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट हो, ताकि इनके दरमियान में, बैटरी और कैपेसिटर के दरमियान में एक बैरियर रहे, रुकावट रहे। उस रुकावट को अबूर करते हुए बैटरी अपने चार्जेस को भेजे, जिससे ये होगा कि हमारा कैपेसिटर बर्न आउट होने से बच जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस के अटैच होते ही, रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ, हमारा सर्किट का नाम RC सीरीज सर्किट बन जाता है। इसे हम RC सर्किट का नाम भी देते हैं। हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं, इसकी दोनों प्लेट्स बराबर निशान होंगे और दूसरी तरफ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, डेट इज R। इसको हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर एक स्विच लगा लेते हैं। इसमें स्विच हम इस तरीके से लगाते हैं कि टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, और एक यहाँ से भी टर्मिनल लेके आते हैं जिसका नाम C रखते हैं। A से स्विच इस तरह का होगा कि अगर B के साथ कनेक्ट होगा तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये C वाली लाइन काम नहीं करेगी। और सॉरी, ये इस तरह से, अगर ये B A के साथ कनेक्ट होगा तो समझ लें कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया। अगर B C के साथ कनेक्ट हो गया तो समझ लें कैपेसिटर की आपस में दोनों प्लेट कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का हम स्विच एक लगा देते हैं। अब इस R और C के सीरीज में लगते ही इस सर्किट का नाम हो गया RC सीरीज सर्किट। तो हम कहते हैं कि देयर आर many circuits in practical life in practical circuits
RC is an important part. कि RC एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उन सर्किट्स का, और RC सर्किट्स ये बन गए कैपेसिटर की चार्जिंग वाला जो सर्किट। तो हमने पहले चार्ज इसका करना स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं स्विच को A के साथ कनेक्ट करूंगा तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर जो स्टोरेज ऑफ चार्ज है इट टेक्स सम टाइम, और उस टाइम को हम टाइम कांस्टेंट का नाम देंगे। टाइम कांस्टेंट तो जो टाइम बेटे, अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हम कहेंगे कि टाइम, चार्जिंग टाइम, बल्कि डिस्चार्जिंग भी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ resistance and capacitance। इसे हम RC प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा डेट इज कॉल्ड RC प्रोडक्ट। इसके ऊपर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। अब ये जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू तो R और C पर डिपेंड करती है। इसको हम जब बयान करते हैं लफ्ज़ों में तो हम इसको चार्जिंग टाइम इस तरह से बयान करते हैं कि चार्जिंग टाइम इज डिफाइंड एज कि ये वो वैल्यू है बेटे, वो टाइम टेकन है कि कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू का 63% चार्ज हो जिस टाइम में, उसको हम बोलते हैं कि ये वैल्यू जो है हमारी एक टाइम कांस्टेंट के बराबर है। कितना मैंने लफ्ज़ बोला? 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, कि अपनी फाइनल वैल्यू का 63% चार्ज हो जाए तो उसको हम वन टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर up to 63% of its final value। फाइनल वैल्यू को एक और नाम भी देते हैं इक्विलिब्रियम वैल्यू, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद मजीद चार्ज स्टोर ना हो। फुल चार्ज के लिए टाइम कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट है कि फाइनल वैल्यू का 63% जब चार्ज हो जाए तो वो एक टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है, और एक टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट होगा। इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू R मल्टीप्लाइड बाय C के बराबर होता है। अब बच्चों हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ जैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ ड्रॉ होगा बिटवीन Q एंड T। तो हम कहेंगे कि वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन Q एंड T, जैसे QT ग्राफ भी बोल देते हैं, QT कर्व होती है वो।
अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम टाइम ले लेते हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस हम चार्ज की वैल्यू ले लेते हैं, क्यू की वैल्यू ले लेते हैं। फर्ज कर लें कि यहां पे क्यू की वैल्यू 0 है, क्यू की वैल्यू बढ़ती गई, तकरीबन यहां पे जाके क्यू फुली चार्ज हो गया, उसे मैंने क्यू नॉट का नाम दे दिया, जैसे इक्विलिब्रियम वैल्यू का नाम दिया था। अब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इसके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, यानी ये इक्विलिब्रियम लाइन है, इससे ऊपर चार्ज नहीं होगा कैपेसिटी, ये फाइनल वैल्यू। अब होगा कैसे चार्ज वो जरा देखना है, वो होगा टाइम कांस्टेंट के हिसाब से, और टाइम कांस्टेंट इज 63% ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो मैं इसकी डिवीजन करता हूं, ये है 0 वैल्यू, ये समझ लें 100 है फुल, इसके बिल्कुल सेंटर में ये होगी 50, 60 और 63, ये है 63, ठीक है। इसे बोल देंगे 0.63 इंटू क्यू नॉट, जो कि 63% ऑफ क्यू नॉट जब आप लेंगे तो 0.63 इंटू क्यू नॉट बनेगी। अब आर और सी इनको प्रोडक्ट मैंने किया तो एक टाइम की वैल्यू आई, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस फर्ज करें वो 5 सेकंड आ जाती है, तो मैं यहां पे यहां से लेकर यहां तक आर मल्टीप्लाइड बाय सी को कहूंगा, ठीक है। तो ये बेटे मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ये लाइन बन गई। फिर क्या होगा, फिर हम इसको इनिशियल मानेंगे, पहले मैंने 0 को इनिशियल माना, अब इसको इनिशियल मानते हुए फर्दर फिर नीचे वाला भूल जाए, यहां से यहां तक 100 आपने मानना, इसका बिल्कुल सेंटर लेना 50%, 60 और थोड़ा सा ऊपर 63%, और जितनी आरसी इधर ली है उतनी ही आरसी आगे ले लेनी, तो अगले आरसी में फिर 63% चार्ज हो जाए। ये ग्राफ बनाना सीख लें आप। फिर क्या होगा, फिर इसको इनिशियल माने, ये फाइनल, इसका सेंटर लें, सेंटर से थोड़ा ऊपर यानी 50, 60, यहां 63 आ जाएगा, और जितना आरसी इधर लिया उतना आरसी आगे ले लें, तो ये अगले टाइम कांस्टेंट में इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं तो मेरे पास ग्राफ की जो लाइन आएगी वो ऐसे कर्व शेप में आएगी। ये ग्राफ की लाइन ऊपर जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगी, ये इस डॉटेड ब्लू लाइन को जो कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू है उसको टच नहीं करेगी, उसके साथ साथ पैरेलल चलनी शुरू हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि 99.99% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, 0.001 नहीं होता, यानी फुल चार्ज 100% आप इसको नहीं कह सकते जब कैपेसिटर फुल चार्ज भी हो जाए। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर को बर्न आउट होने से बचाने के लिए लगाई थी, लेकिन यही वो रेजिस्टेंस है जो फिर इसको फाइनली चार्ज भी नहीं होने देती, फुल चार्ज नहीं। ये है आर सी के हिसाब से मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अगर मैं आर या सी की वैल्यू को बदल दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं क्या होगा, इसके लिए वो जरा देखना है कि मैं आर सी की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं। मसलन आर सी की वैल्यू मैंने प्रोडक्ट पहले किया था, 5 सेकंड आया था आर और सी का, फिर मैंने कैपेसिटर बदल दिया, बड़ा कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर लगाया, बड़ा लगाने से आरसी की वैल्यू का प्रोडक्ट भी बड़ा आ जाएगा, तो वो यहां से यहां तक अब आरसी बन रही, ठीक है। ये मैं ग्रीन से लिख लेता हूं। फिर अगला आरसी इधर बनेगा, दूसरा आरसी, ठीक है, तीसरा आरसी इधर बनेगा यहां तक। अब ये आरसी की वैल्यू बड़ी हो गई। अब हमने इसमें देखना, आरसी की वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन हर आरसी में 63% चार्ज होना, तो 63% वैल्यू तो यहां पे बन रही है, तो आरसी की वैल्यू इधर, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ठीक है। फिर 63% तो इधर बन रही थी, लेकिन आरसी की वैल्यू इधर है, तो इसको थोड़ा बढ़ा कर यहां तक ले आएंगे। फिर आरसी की वैल्यू इधर है 63%, उससे अगला 63% इधर है, तो मैं आरसी की वैल्यू इधर ले आऊंगा। अब मैं जो नए पॉइंट्स को टच करके लाइन ड्रॉ करूंगा, वो लाइन इस तरह से जाएगी, ये, और इसके लिए मैं कहूंगा ये लार्ज आरसी के लिए, और ये वाली वैल्यू जो है वो स्मॉल आरसी के लिए। यानी जितना लार्ज आरसी होगा या आरसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी वो समझ लें देर से जाके फाइनल वैल्यू के करीब जाएगी। जितना स्मॉल आरसी होगा उतनी जल्दी फाइनल वैल्यू के करीब चली जाएगी। ये टाइम कांस्टेंट बदलने से आप अपनी चार्जिंग टाइम को बदल सकते हैं।
इस तरीके से हम चार्जिंग टाइम को बदला जा सकता है। जी बेटे, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके डिस्चार्जिंग टाइम को भी डिस्कस करते हैं। हालांकि टाइम कांस्टेंट आर सी, प्रोडक्ट आर सी ही रहेगा। जहां पे चार्जिंग टाइम मैंने डिफाइन किया था 63% ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू, अब मैं डिस्चार्जिंग टाइम को डिफाइन करता हूं। डिस्चार्जिंग टाइम, इसके लिए हम डिफाइन करते हैं जी टाइम टेकन टू डिस्चार्ज a capacitor up to 37% of equilibrium value। इक्विलिब्रियम वैल्यू का 37% डिस्चार्ज होने के लिए जो टाइम लगेगा उसको डिस्चार्जिंग टाइम है। ये टाइम दोनों दफा आर सी के बराबर ही होगा, यानी टाइम उतना ही होगा, बस वैल्यू डिफाइन करते हुए चार्जिंग के लिए इसी टाइम आर सी को कह देना 63% ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए 37% ऑफ डिस्चार्जिंग का नाम दे देना। बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसमें भी अलॉन्ग इस ग्राफ ड्रॉ करते हुए बिटवीन क्यू एंड टी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस में टाइम, अलॉन्ग वाई एक्सिस में चार्ज की वैल्यू ले लेता हूँ। इसमें बेटे फाइनल वैल्यू हमारे पास क्यू नॉट है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। इसमें फर्ज कर लेते हैं कि आर सी की वैल्यू पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आ जाती। दिस इज आर सी वन, ये पहला आ गया, फिर अगला आर सी, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे। अब है कि पहले आर सी में 37% ऑफ फाइनल वैल्यू आना। 37 को यहाँ से यहाँ तक हम कहें 100 है, तो बिल्कुल सेंटर 50, 50 से नीचे 40, 40 से नीचे 37, तो ये तकरीबन वो लाइन बनेगी। ठीक है, उससे अगले में फिर आपने ये इनिशियल वैल्यू, इसको अब मैं लिख रहा हूँ 0.37 इंटू क्यू नॉट। अब ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल है, इसका इन दो के दरमियान का सेंटर ले ये, उससे नीचे 40, 40 से नीचे 37, ये अगले टाइम कांस्टेंट, उससे अगले टाइम कांस्टेंट में ये इनिशियल, ये फाइनल, सेंटर 50, नीचे 40, 37, ये तकरीबन इधर बनता। अब मैं अगर इसको एक ग्राफ लाइन के साथ ड्रॉ करूं तो ये लाइन ग्राफ की कुछ इस तरह से बनेगी कर्व शेप में, और इन पीक्स को टच करते हुए ये इस एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ये मेरे पास एक आरसी की वैल्यू के लिहाज से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आरसी की वैल्यू अगर चेंज करूं, बढ़ा दूं, ठीक है, ये आगे नई आरसी की वैल्यू, और उससे अगली वैल्यू आरसी की ये वाली बन जाएगी, उससे अगली आरसी की वैल्यू ये बन जाएगी। ये तीन डिफरेंट वैल्यूज मैंने ली। अब इसमें भी 37% पहला तो ये बना था, तो पहला चार्जिंग टाइम कांस्टेंट ये है, तो इसका मतलब वो लाइन यहाँ पर आनी चाहिए। फिर मेरे पास दूसरा टाइम कांस्टेंट ये है, दूसरी 37% ये है, तो ये लाइन इधर आनी चाहिए। तीसरा 37% ये है और लाइन इधर आनी चाहिए। अब अगर हम इसको देखें तो नई डिस्चार्जिंग लाइन इस तरह से आएगी, ये बनेगी लार्ज आरसी के लिए और ये बनेगी स्मॉल आरसी के लिए। जितना टाइम कांस्टेंट इसमें भी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने के लिए भी, यानी जितना चार्ज होने की चार्जिंग, डेफिनेटली चार्जिंग लेट होती जाएगी, ज्यादा टाइम लेगी जितना आप आरसी की वैल्यू बढ़ा देंगे। इस तरह डिस्चार्जिंग भी लेट होती जाएगी जितना आप आरसी की वैल्यू को बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन डिफाइन करते हुए बस इनकी वैल्यूज बदलनी है। चार्जिंग के लिए हम कहना है कि वही आरसी की वैल्यू 63% ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू है, डिस्चार्जिंग के लिए वो 37% ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें अगर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम कहते हैं इफ वी वांट टू फाइंड instantaneous potential
ऑफ कैपेसिटर। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला इस तरह से निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाय C, ये बन जाएगा। यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज की वैल्यू को कैपेसिटेंस की वैल्यू से डिवाइड करो जो कांस्टेंट वैल्यू है। चार्ज की वैल्यू आप यहां से इंस्टेंटेनियस कोई भी ले लो, किसी भी इंस्टेंट का चार्ज लोगे उसको कैपेसिटेंस की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। इट्स ऑल अबाउट बेटे चार्जिंग।